रिसोर्सेज, ठीक है। आपका जो पहला चैप्टर है वो संसाधन के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन को देख लें। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी एंड कैन सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। मतलब वो सारे संसाधन जिनके पास ये प्रक्रिया हो, मतलब जिसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकते, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं एनवायरमेंट, वो ऐसी चीजें जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर सके, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। बट इसमें दो तीन चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हमारे पास ऐसी तकनीक हो या टेक्नोलॉजी हो कि हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलते हैं, हमें पता है कि इस पत्थर के अंदर या इस कॉयल के अंदर सोने का खदान है, बट हमें नहीं पता डिगिंग कैसे करते हैं, माइनिंग कैसे करते हैं। अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ये चीज फाइंड आउट कर सकें कि लैंड फॉर्म्स के अंदर आपको कौन सी चीजें मिलेगी, फिर हम सब खोदने लगेंगे। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। हमारे पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए कि हम जान सके किस जगह में, किस व्यवस्था में, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा है इकोनॉमिकली यूजेबल, मतलब हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम उस प्रॉपर रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपने नीड्स के लिए यूज कर सकें, ठीक है। और आपके पास भी इतना एक्सेस होना चाहिए कि आप उस चीजों का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ये सारी चीजें, अगर ये दो तीन चीजें मिलती है तो उसको हम बोलते हैं संसाधन। रिसोर्सेज वो है जो इन एनवायरमेंट में जो भी चीजें है उसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो आपके नीड को पूरी कर सके। नीड पूरी करने के लिए ध्यान में होना चाहिए, हमारे पास तकनीक होना चाहिए जो उस चीज को हमारे फुलफिलमेंट में हम करें। इकोनॉमिकली हमारे पास पैसे होने चाहिए तो हम इन्वेस्ट कर सके उस रिसोर्सेज पे और खुद को वो सारा संसाधन एक्सेस भी करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज क्लासिफिकेशन। हम संसाधन को बहुत सारे दायरे में रख के डिवाइड करेंगे, ठीक है। संसाधन, ठीक है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके आधार पे संसाधन या रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, बुक में पढ़ सकते हैं, आपको समझा रही हूँ ताकि आपको चीजें मेमोराइज हो जाए। बायोटिक, बी बायोलॉजी, ठीक है। बी से क्या होगा? बायोलॉजी। जो भी जीवित जंतु है, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं हमारे पास रिसोर्सेज के रूप में, दैट इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। एज फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, दैट इज बायोटिक, ठीक है। ए बायोटिक मतलब जो नहीं है। ए बी जो नहीं है। ए बायोटिक में वो है जो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट वो हमारे लिए एज अ रिसोर्सेज बहुत हेल्पफुल है, जैसे वाटर रिसोर्सेज, सन, ठीक है, एयर, माइंस, ठीक है, कोयला। दिस ऑल आर ए बायोटिक रिसोर्सेज। ये लिविंग थिंग्स नहीं है, बट दिस रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल। तो ओरिजिन के आधार पर हो गया। तो सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है समाप्त होना, समाप्त होना। एक्सॉस्टिबिलिटी के आधार पे हमारे पास दो टाइप है, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। रेन्यू, ध्यान से समझिए, रेन्यू, रीन्यू फिर से नया बनाना। नॉन रिन्यू दोबारा नया नहीं बनेगा। रेन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम पुनः टाइम टू टाइम बना सकते हैं या उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल सोलर एनर्जी। वी आर एट द ट्रॉपिकल लेवल। हम ट्रॉपिकल कंट्रीज टॉरिड जोन में आते हैं जहाँ पे हमारे पास सन से प्रॉपर नीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो सोलर एनर्जी प्रॉपर हमें मिल सकता है, हम उसको रिन्यू करा सकते हैं, हाइडल एनर्जी करा सकते हैं, विंड एनर्जी हो सकता है, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी। ये ऐसी एनर्जीज है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में आती है। नॉन रिन्यूएबल ऐसे हैं जो अगर एक बार समाप्त हो जाए तो उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हमें जुडिशियस तरीके से वाइजली करना पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर समाप्त हो गई तो वी हैव टू वेट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर टू रीबिल्ड दैट रिसोर्सेज, ठीक है, ओके।
तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, अधिकार के आधार पर रिसोर्सेज 4 भाग में डिवाइड है। इंडिविजुअल, आपके या मेरे अपने पास क्या रिसोर्सेज होगा, मेरा अपना जो प्रॉपर्टी हो गया, मेरा अपना घर है, या मेरी अपनी गाड़ी है, या मेरा अपना स्कूटी, कुछ भी, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा, ठीक है। कम्युनिटी मतलब आप विलेज में रहे तो विलेज का रोड, विलेज का गाँव, विलेज के स्कूल, विलेज का लैंड, ठीक है, ये आ जाएगा कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेशनल मतलब नेशनल रिसोर्सेज दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें आपका जो एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, केंद्रीय पंजाब नेशनल बैंक हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, वो सारी चीजें दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट नेशनल, ठीक है। नेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल मतलब हमारे इंडिया का जो बॉर्डर है उसके 200 नॉटिकल माइल्स में, ठीक है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तक जो चीजें हैं दैट इज, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर की चीजें तो हमारे ही जुरिस्डिक्शन में आ जाएगी, बट 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो चीजें दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन पे सारे इंटरनेशनल बॉडी का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई अंटार्कटिका चला गया, अंटार्कटिका में हमारे भारत का भी एजेंसी रिसोर्स सेंटर है, ठीक है। आर्कटिक में भी है, तो कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ सब लोग अपना दावा करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ऊपर है वहां पर सारे इंटरनेशनल जो ग्रुप है उनका अधिकार है। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो इंटरनेशनली इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए बात करें तो जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ संसाधन है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो उसके कंजम्पशन को बढ़ा दे, वो रिसोर्सेज अपने आप डेवलप करने लगे, ठीक है। डेवलपमेंट का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ ओवर यूज लीड्स टू डिप्लीशन एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम। ओवर यूज के कारण क्या हो रहा है कि वो जो स्पेसिफिक रिसोर्सेज है वो कम होता जा रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, बहुत ज्यादा गायब बढ़ा, क्योंकि पेट्रोल की लिमिटेड रिसोर्स है। इफ दैट फिनिश इट विल फिनिश, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा सब्सिडरी में निकाला है, ठीक है, पेट्रोल अगर नहीं रहा, आपने पढ़ा होगा 10 to 20% मिक्सचर ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल, ठीक है। हम 20% इथेनॉल का को 80% पेट्रोल ऐसे मिक्स करके हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों किया, वो 20% जो है हम बचाव करेंगे, बिकॉज पेट्रोल अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इथेनॉल आप बना सकते हैं बट नॉट पेट्रोल, ठीक है। तो सरकार बहुत सारी चीजें ऐसी निकालती है जो सब्सिडरी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट की जगह हम लोगों ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात करी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम इस तरीके से रिसोर्स को या ऐसा इस तरीके से प्लान करेंगे जो संसाधन है उसको वाइजली इस्तेमाल कर सके, जुडिशियल तरीके से इस्तेमाल कर सके, ताकि आगे जाके इस चीज में या उसके डिप्लीशन में या उसके खत्म होने को जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे वो ना कर सके, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जगह पे कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे झारखंड कोयला, कोयले के लिए फेमस है, आयरन, ठीक है, सिंगभूम में आयरन पाया जाता है, ठीक है। फिर राजस्थान का कॉपर बेल्ट हो गया, तो हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या मिलता है, ठीक है। उसके बाद वो इसका इन्वेंटरी बनाएंगे, मतलब आप सूची बनाएंगे किस जगह क्या है, ठीक है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाना। तीसरा दूसरा है प्लानिंग विद टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज, मतलब टेक्नोलॉजी का प्लानिंग चलिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे कैसी कैसी पॉलिसीज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर तीसरा इम्प्लीमेंटेशन विद कंजर्वेशन, ठीक है। अब हम जो नियम बनाएंगे वो नियम लागू करने के बाद हम उसको कंजर्व करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारी जो आपके माइंस है, माइंस है, वो ज्यादातर नेशनल गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, ताकि वो जुडिशियस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। तो हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट तो करेंगे पर हम कंजर्वेशन पे भी ध्यान देंगे ताकि हम उसको लिमिटेड स्टॉक को बहुत लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। अब उसके बाद जो हम आगे चीज पढ़ेंगे दैट इज पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। देखिए लैंड रिसोर्सेज भी क्या है, बहुत लिमिटेड है, लैंड ऑलरेडी बहुत कम है और वो भी बहुत सेगमेंटेड हो गया है। आप समझिए, पहले परिवार था, एक परिवार में अगर
दो भाई है, दोनों में बट गए। फिर एक भाई की फैमिली में 4 बच्चे, एक भाई की फैमिली में 4 बच्चे, 8 बच्चे, मतलब अब उस लैंड का 8 डिवीजन होगा, एक का 4, एक का 4। फिर उसके बच्चे, तो फर्दर जो है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो लैंड रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए लैंड रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं कि लैंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ठीक है। या तो हम वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी, ठीक है, अनाज उगा रहे हैं और अनाज को मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, या तो लैंड में क्या होगा, जंगल होंगे, अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ जंगल होंगे। पास्चर्स मतलब लैंड का इस्तेमाल हम मवेशियों को चारा खिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घास हो गया, घास फूस हो गया वहां पे, इसमें लैंड में ये भी आ जाएगा। लेकिन सेटलमेंट, जैसे हम और आप सेटल्ड है, सेटल्ड घर हो गए, अपार्टमेंट हो गए, मकान हो गया, कच्चा या पक्का, जो भी सेटलमेंट जहाँ लोग रह रहे हैं वो भी लैंड पे रह रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज, ये भी लैंड के ऊपर बनेगा। तो एक जमीन के ऊपर आप कई सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। ये लैंड रिसोर्सेस के यूजेस हो गए। अगर हम बात करें कि उसके लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या होंगे, ठीक है, तो देखिए डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब आपको पता है कि अत्यधिक पेड़ों की कटाई करना, मतलब एक छोटे से एरिया से अगर आप बहुत ज्यादा पेड़ों को काटते हैं तो उस एरिया में क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है कारण है लैंड रिसोर्सेज की डिक्लाइन करने का, ठीक है। आप समझिए, अगर पेड़ लगे रहते हैं कहीं पे तो उसके जो जड़ है वो मिट्टियों के साथ जुड़े होते हैं, और इस कारण जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो पानी के साथ सॉइल जो है वो फ्लो अवे नहीं हो जाता है, वो होल्ड करके रखता है। तो सॉइल जो है वो बहुत ही प्रीसियस है, हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा पेड़ होगी उतनी ज्यादा हमारा वातावरण अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा, ठीक है, वो मिट्टी को होल्ड करेगा। और पेड़ से इतनी ग्रीनरी होती है, मतलब आई एम ऑल्सो वेरी नेचर फ्रेंडली, तो मुझे नेचर बहुत पसंद है। बट अत्यधिक पेड़ काटने की वजह से जड़ें कमजोर हो जाती है, मिट्टियां पानी के साथ चली जाती है, मिट्टी हल्की होती है, हवा के साथ भी चली जाती है, और इससे जो लैंड है, ठीक है, वो भी डिग्रेड हो जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन ओवर जी, अब मान लीजिए अगर कहीं पर भी एक लिमिटेड ग्रासेज है, ठीक है, तो उसका जो लालन पालन है वो बहुत कम कैटल जो है वो उस पर खाना खा पाएंगे। लेकिन अत्यधिक ग्रेजिंग के कारण जितना ज्यादा ग्रासेस उग नहीं रहे, उससे ज्यादा जो एनिमल्स है वहां पे ग्रेजिंग करने जा रहे हैं, तो इस कारण फिर लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम होने लगती है, ठीक है। उसके बाद माइनिंग, माइनिंग करने से मिट्टी अंदर से कमजोर हो जाती है और लैंडस्लाइडेड के कारण बनती है, क्योंकि अंदर से मिट्टी के अंदर जो रिसोर्सेस था वो खोखला हो गया है, ठीक है। उसके बाद सॉइल इरोजन, जो सॉइल में मैंने आपको पढ़ाया अभी, कैसे जो जड़ें हैं वो कंट्रोल करके रखती है, वरना सॉइल जो है वो इरोड हो जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ, हवा के साथ। ओवर एग्रीकल्चर की वजह से फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, तो मिट्टी बंजर हो जाती है, ये भी कारण है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो हम मिट्टियों में फेंक देते हैं, लैंड्स पे फेंक देते हैं, जिसके कारण लैंड जो है वो धीरे धीरे केमिकली और अंदर से मैन्युअली खराब हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी कंजर्वेशन की बात करें तो एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से आपका सॉइल भी प्रोटेक्ट होगा, लैंड भी प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, जो प्रॉब्लम था उसी का सोल्यूशन है। ग्रेजिंग बहुत कंट्रोल में करते हैं, देखिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट का जो लैंड है, अगर इस पे 10 एनिमल्स के लायक ही ग्रासेज है, तो हम कोशिश करेंगे हम उतने ही लोगों को या उतने ही मवेशियों को लेके आए जो वहाँ पे, जिसके लिए उतना वहाँ पे चारा जो है वो उपलब्ध हो सके, ठीक है। फिर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक बहुत सारे तरीके हैं, टेरेस फार्मिंग हो गया, कुंतूर फार्मिंग हो गया, ठीक है। इस तरीकों से क्या कर सकते हैं हम सॉइल को बचा सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल फार्मिंग से खुद के मिट्टी को बचा सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक से आप लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का क्लास या ज्योग्राफी समझ में आया होगा। ये चैप्टर 2 दिन और चलेगा, एक दिन और जो मैं आपको सॉइल पढ़ाऊंगी जिसमें एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल वगैरह सब कुछ है, ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसमें कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे। और एक और क्लास में मैं आपको PYQs करा दूंगी। अब किसी भी चैप्टर को 2 या 3 दिन में खत्म करेंगे, ताकि ओवरऑल हम इस महीने के खत्म होते होते तक जियोग्राफी और पॉलिटी आपका खत्म कर ले। इकोनॉमिक्स तो हम
मार्च के 2-3 दिन में भी खत्म कर सकेंगे। मैं जो भी पढ़ा आप सोच रहे हैं इतना लंबा जाना है फिर कैसे कंप्लीट होगा, बिलीव मी मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसको आप अपने तरफ से भी उस सब्जेक्ट को एकदम टोटली कवर कर लीजिए। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ा लिया, मैं आप हिस्ट्री फिनिश कर लीजिए, उसके पीवाई क्यूज 10 साल के लगा लीजिए, सैम्पल पेपर लगा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ज्योग्राफी शुरू करिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपके चारों किताब एग्जाम से पहले खत्म होगा, आई एश्योर यू। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप बताइएगा आपको आज का ज्योग्राफी का क्लास कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, आई होप मैं आपको चीजें अच्छी तरीके से समझा पाई। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।